हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगी आप लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आवेशों के मूलभूत गुण क्या क्या होते हैं बच्चों, आइए इसको देखते हैं। इसको बड़ी ही आसानी से अच्छे से हम लोग समझते हैं। आवेशों के मूलभूत गुण में बच्चों जो पहला गुण होता है वो होता है आवेशों के मध्य बल। इसको बहुत अच्छे से बहुत कायदे से समझेंगे हम लोग, बिल्कुल कुछ दिक्कत है ही नहीं। इसको बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे। फोर्स बिटवीन चार्जेस, तो आवेशों के मध्य बल किस प्रकार लगते हैं इस बारे में सीखते हैं बच्चों। आपने पढ़ा है सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। सजातीय का मतलब क्या होता है, एक जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो और निगेटिव निगेटिव चार्ज हो। तो इन आवेशों के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर विजातीय आवेश हो, विजातीय का मतलब बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज। तो इन चार्जों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो इस तरीके से सजातीय आवेशों के बीच में बच्चों प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। और इसके पश्चात आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के, अणुओं से मिलकर के बनते हैं। तो परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल को परमाणविक बल कहते हैं, है ना। और अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आणविक बल कहते हैं, आणविक बल कहते हैं बच्चों। तो परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है या अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो जो है एक प्रकार का वो वैद्युत बल ही होता है। परमाणुओं के बीच में या अणुओं के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो जो है वैद्युत बल ही होता है। और इसके बाद में ध्यान देंगे बच्चों, जैसे विभिन्न पदार्थों के बीच में लगने वाला जो बल होता है जिसको हम लोग आसंजक बल कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए हमारे हाथ में क्या है, एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और इस ग्लास में हमने वाटर लिया है। तो इस ग्लास में हमने वाटर लिया है। अब ये जो वाटर है, जो पानी है, पानी देख रहे हैं ना, तो पानी के छोटे छोटे अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। इस पानी के, इस वाटर के छोटे छोटे कणों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको हम लोग ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और अगर पदार्थ अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो अलग अलग चीज़ों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको आसंजक बल बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, जैसे हमने क्या किया, इस पानी में हमने अपना उंगली डुबो दिया, ऐसे उंगली डुबो दिया, पानी में उंगली डुबो दिया, और देखिए ये पानी इसमें क्या हो गया, ये पानी चिपक गया, पानी के अणु इसमें चिपक गए। तो जब पानी के अणु इसमें चिपक गए तो इस हमारे उंगली और इस पानी के अणुओं के बीच में एक बल लगा। वो कौन सा बल होगा, इस पानी और हमारे उंगली के अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो आसंजक बल होगा। क्योंकि पानी अलग है और उंगली हमारी अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अलग अलग चीज़ों के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग आसंजक बल बोलते हैं। तो जो असंजक बल होते हैं वो भी एक प्रकार का वैद्युत बल ही होता है। तो ये सब रहे आपके वैद्युत बल। वैद्युत बल में क्या होता है, आवेशों के मध्य जो है या तो आकर्षण बल लगता है और या प्रतिकर्षण बल लगता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बच्चों। अब यहाँ जो सेकेंड पॉइंट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत
आराम से सीखेंगे बच्चों, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बहुत इजी वे में इसको हम लोग सीखेंगे। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी आवेश है वो संरक्षित है। अगर हम एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं, चूंकि आपने आवेशन की विधियां पढ़ रखा है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, तो अगर हम लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करते हैं तो होता क्या है, एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में हो जाता है। आवेश कहीं बाहर से नहीं आता है कि बाहर से कहीं आवेश आ गया, बस अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हैं तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश जो है वो संरक्षित होता है, वो कंजर्व होता है। आवेश जो है वो कंजर्व होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर एबोनाइट की छड़ ले लें और बिल्ली की खाल वाला एग्जाम्पल आपको बताए थे, तो जब एबोनाइट की छड़ को हम लोग बिल्ली की खाल से घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एबोनाइट की छड़ जो है वो ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि बिल्ली की खाल से आवेश का ट्रांसफर एबोनाइट की छड़ में हो जाता है। तो बिल्ली की खाल से कुछ आवेश एबोनाइट की छड़ पर चला जाता है और एबोनाइट की छड़ इस प्रकार से ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि जो एबोनाइट की छड़ होती है वो आवेश को ग्रहण कर लेती है। एबोनाइट की छड़ पर कुछ आवेश पहले से ही मौजूद है और कुछ आवेश बिल्ली की खाल से आ जाता है। तो जब आवेश बिल्ली की खाल से आ जाता है तो एबोनाइट की छड़ जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, निगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा यही हुआ बच्चों कि बिल्ली की खाल से आवेश का स्थानांतरण हो गया एबोनाइट की छड़ पर, यानी दो वस्तुओं के बीच में आवेश का केवल आदान प्रदान हुआ। जितना आवेश बिल्ली की खाल पर था उसी में से उसने उस आवेश को एबोनाइट की छड़ को स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और वही चार्ज जो है एबोनाइट की छड़ ने ग्रहण कर लिया। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आवेश को स्थानांतरित किया गया। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान सी चीज है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में अगला पॉइंट है युग्म उत्पादन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेयर प्रोडक्शन। आइए इसको सीखते हैं, इसको आसानी से सीखते हैं कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म, दो चीजों का जोड़ा, दो वस्तुओं का जोड़ा। तो पेयर प्रोडक्शन यानी युग्म उत्पादन। अब युग्म उत्पादन कैसे होता है इसको आप लोग ध्यान देंगे, सीखते हैं। जैसे अगर जब एक गामा फोटान, गामा फोटान क्या होता है बच्चों, फोटान क्या होता है आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि फोटान ऊर्जा के पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं। एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो यजनी होते हैं। ये सारी बातें आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इसकी। गामा फोटान, तो गामा फोटान क्या होता है, गामा फोटान के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं। एक को पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। यहाँ देख पा रहे हैं ई के ऊपर प्लस लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे प्रकार का जो कण है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, युग्म उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है जब कोई भारी नाभिक, ध्यान देंगे, नाभिक, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस, समझ रहे हैं ना, परमाणु के जो बीचों बीच वाले भाग में पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक क्या होता है, नाभिक जो है धनावेशित होता है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं।
तो जब कोई नाभिक होता है और वो नाभिक गामा फोटान को अवशोषित करता है, ध्यान देंगे बच्चों कि जब कोई नाभिक न्यूक्लियस, मान लीजिए हमारे पास एक एटम है, ये एटम है और एटम के बीचों बीच में यहाँ न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये हमारे पास नाभिक है। तो जब ये नाभिक क्या करता है, इस गामा फोटॉन का अवशोषण कर लेता है, तो जब ये अवशोषण करता है तो नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण उत्पन्न हो जाते हैं। एक कण को पॉजिट्रॉन बोलते हैं जिस पर धनावेश होता है, दूसरे वाले कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ उतना ही निगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, जितना धनावेश उत्पन्न हुआ उतना ऋणावेश उत्पन्न हुआ। और अगर दोनों आवेश को मिला दिया जाए तो वो एक प्रकार से उदासीन हो गया, दोनों चार्ज इक्वल हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं आ रहा है, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं आ रहा है, वहाँ जितना आवेश है उतना ही आवेश रह जा रहा है। जैसे नाभिक में क्या हुआ भाई, नाभिक आपका धनावेशित है, अब इसमें अगर गामा फोटान आ गया, इसने गामा फोटान को अवशोषित कर लिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हुआ। पॉजिट्रॉन पर धनावेश हुआ और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ भी कुल आवेश संरक्षित है, बराबर है, यहाँ कोई अतिरिक्त आवेश नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। और ये युग्म उत्पादन की प्रक्रिया ये आवेश संरक्षण के अंतर्गत ही आती है। गामा फोटान के पास जितना आवेश था उतना उसने नाभिक को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, इसमें कहीं अतिरिक्त आवेश नहीं आए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है बच्चों, इसको बड़ी ही आसानी से, बड़े सरल ढंग से हम लोग सीखते हैं कि वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या है। योज्यता का मतलब होता है योग, जोड़ लेना, एडिशन कर लेना। अब ये योग कैसे होता है, इसमें वैद्युत आवेशों की योज्यता का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो उपस्थित कुल आवेश होता है वो उस वस्तु पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मीन्स अलजेब्राइक सम के इक्वल होता है। इसको कैसे सीखें, इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। वैद्युत आवेशों की योज्यता, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ये हमने कोई वस्तु ले लिया। अब इस वस्तु पर अलग अलग आवेश उपस्थित है। पहला आवेश हमारे पास है प्लस Q1, दूसरा आवेश है माइनस Q2 और तीसरा आवेश है प्लस Q3, चौथा आवेश है प्लस Q4। ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट में अगर हमारे पास जो लास्ट आवेश है वो है माइनस Qn, यनवा आवेश है, यनवा आवेश है वो है माइनस Qn। तो हमारे पास देखिए अलग अलग आवेश है किसी वस्तु पर, ये प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, प्लस Q4 है और लास्ट में जो लास्ट चार्ज है वो है माइनस Qn। तो आवेशों की योज्यता का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस वस्तु पर, इस ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, वो इन सभी चार्जों का अलजेब्राइक सम होगा, इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। यानी अगर इस वस्तु का हम नेट आवेश निकालें, नेट चार्ज Q नेट निकालेंगे तो क्या होगा, ये सबका बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह सहित योग हो जाएगा। तो प्लस Q1, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1, ये हो जाएगा माइनस Q2 और यहाँ प्लस Q3 और ये प्लस Q4 और एट लास्ट, ऐसे लास्ट में
चूंकि लास्ट वाला चार्ज निगेटिव है -Qn, तो उसको यहाँ पर -Qn कर देंगे और सभी आवेशों का योग कर लेंगे। तो इस तरीके से उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश निकल आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वैद्युत आवेशों की योज्यता। क्लियर है? ये आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये लास्ट पॉइंट है। आवेशों के गुण का ये जो लास्ट पॉइंट है, ये क्या कहता है? कहता है आवेश का क्वांटीकरण। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बहुत इजी है, इसको आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी इजी। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि किसी भी कण पर या वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होता है, ये एक पूर्णांक के रूप में होता है, और ये जो है क्या होता है? ये मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ एक शब्द आया बच्चों, मूल आवेश। ये मूल आवेश क्या है? फंडामेंटल चार्ज, जिसको समझना बहुत ही जरूरी। तो मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश वह आवेश होता है जो प्रकृति में सबसे छोटा संभव आवेश है। जो सबसे लोवेस्ट चार्ज पाया जाता है उसको मूल आवेश कहते हैं, और मूल आवेश को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मूल आवेश की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश उपस्थित होता है वो इसी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, कंप्लीट मल्टीपल होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश उपस्थित होता है वो किस रूप में होता है? वो होता है Q = ±NE। इस रूप में उस पर आवेश उपस्थित रहता है। अब यहाँ पर Q क्या है? Q है उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, और यहाँ N क्या है? जो N है ये एक पूर्णांक है, इंटीजर है। N क्या है? एक धन पूर्णांक है। ये एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब कोई संख्या है, कोई गिनती है। किसी भी वस्तु पर अगर कोई कण मौजूद होगा तो किसी गिनती में होगा, संख्या में होगा। भाई कोई हमारे पास परमाणु है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 प्रोटॉन होंगे। तो ये कणों की क्या होगी? गिनती ही तो होगी, ये कणों की संख्या होगी। तो वही संख्या यहाँ पर N है। और E क्या है? E है आपका, ये है मूल आवेश। E है आपका मूल आवेश। अब मान लीजिए किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग अब यहाँ एक चीज और है, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगा हुआ है। पॉजिटिव और निगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव साइन है, हो सकता है आपके पास जो कण मौजूद हो उसमें ऐसे कण हो जो धनावेश वाले हों, तो इसके लिए प्लस साइन यूज होगा। जस्ट लाइक मान लीजिए हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक क्या होता है कि हीलियम में से जब प्रोटॉन निकाल दिए जाते हैं, हीलियम का नाभिक 2He4, तो 2He4 क्या होता है? इसमें से देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 प्रोटॉन होंगे। तो इस हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो केवल 2 प्रोटॉन बचेंगे। तो हीलियम का जो नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक जो होता है ये बच्चों धनावेशित होता है।
कैसा होता है, ये धनावेशित होता है। और इस पर कुल कितना आवेश उपस्थित रहता है, इस पर जो टोटल चार्ज रहता है Q इज इक्वल टू, वो होता है +2E। हीलियम के नाभिक पर +2E के रूप में आवेश उपस्थित रहता है, क्योंकि हीलियम से क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो केवल 2 प्रोटॉन बचेंगे और दोनों प्रोटॉन धनावेशित होंगे, इसलिए यहाँ प्लस साइन लग गया। तो इस पर हीलियम के नाभिक पर जो कुल आवेश उपस्थित होगा वो +2E के रूप में होगा। तो यहाँ कुल आवेश जब हम निकालेंगे तो +2, और यहाँ पर E क्या है, ये है मूल आवेश। तो मूल आवेश को बच्चों यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। इसका मतलब ये हो गया +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी हीलियम के नाभिक पर जो कुल आवेश होगा वो +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो बच्चों ये था वैद्युत आवेशों का गुण, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और बच्चों इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।